एवरीबॉडी माई सेल्फ पुनीश शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। वी स्टार्ट दिस चैप्टर विद टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। बोथ these स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम टू कंट्रीज़ की स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज़ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी ने पावर शेयरिंग का यूज़ करके लोगों की डिमांड्स को हैंडल किया। फर्स्ट हम देखेंगे बेल्जियम की स्टोरी को देखेंगे। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। कि बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में और इसका एरिया हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। इट्स पॉपुलेशन इज़ लेस दैन 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। और इसकी पॉपुलेशन जो है हरियाणा की पॉपुलेशन का आधा है और कितनी है, लेस दैन 1 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लुक्समबर्ग। और इसका जो बॉर्डर शेयर होता है फ्रांस के साथ शेयर होता है, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लुक्समबर्ग के साथ। 59% पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। जो 59% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज बोलती है। 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच। जो 40% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की वो वेलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच बोलती है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मनी। और जो 1% जो बची हुई पॉपुलेशन है वो जर्मन बोलती है। इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की ब्रसेल्स, वहाँ पे 80% जो लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है वो डच बोलते हैं। द मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो मिनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो रिच है और पावरफुल है। दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उनको बेनिफिट जो है थोड़ा लेट दिए जाते हैं। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट डच स्पीकिंग कम्युनिटी की थोड़ी लेट है, एजुकेशन भी उनको थोड़ी सी देर के बाद मिलती है। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। और उसी की वजह से जो था डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में जो थे मतभेद चलते गए, बढ़ते गए। कब? 1950s और 1960s के बीच में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर अक्यूट इन ब्रसेल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन वहाँ पे कहाँ पे चल रहे थे? ब्रसेल्स में, जो उनकी कैपिटल सिटी थी। वहाँ पे इन दोनों कम्युनिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन जो वो क्रिएट हो रहे थे। अब नेक्स्ट है स्टोरी श्रीलंका की। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो कि कुछ किलोमीटर की दूरी पे है हमारे तमिलनाडु से। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल और इसकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 2 करोड़ है। Like other nations in the South Asia region, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे बाकी साउथ एशियन रीजन में डिफरेंट पीपल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, वैसे ही श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हेला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। और कौन मेन डाइवर्सिटी किसके बीच में है? वो लैंग्वेज को लेके है। सिन्हला जो बोलते हैं सिन्हला लैंग्वेज 74% है और जो तमिल बोलते हैं वो 18% जो पॉपुलेशन है। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल्स के बीच में 2 ग्रुप्स हैं। एक वो तमिल्स हैं, तमिल्स नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स 13%। एक वो तमिल है जो वहीं के रहने वाले थे और उनकी पॉपुलेशन कितनी 13% है। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। और बाकी वो तमिल्स हैं जिनके 4 फादर्स मतलब कि ग्रैंड फादर हो गए, जो पूर्वज होते हैं वो जो थे प्लांटेशन वर्कर के तौर पे श्रीलंका गए थे इंडिया से। वो वहीं पे रहना स्टार्ट हो गए थे कॉलोनियल पीरियड में जो गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। और जो सिन्हला स्पीकिंग पीपल्स जो थे, सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे, वो मैक्सिमम क्या थे? बुद्धिस्ट थे। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। और जो तमिल्स जो थे वो हिंदूज थे या फिर मुस्लिम से। 7% आर क्रिश्चियंस। और कुछ जो से 7% वो कौन थे? क्रिश्चियंस से। हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हला। और जो क्रिश्चियंस जो थे वो तमिल्स भी थे और सिन्हला भी थे।
और श्रीलंका में जो मेन क्लैश आया था, टेंशन्स हुई थी, वो सिन्हला स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग पीपल्स के बीच में हुई थी। और अब आगे पढ़ेंगे इन्होंने दोनों कंट्रीज़ ने, बेल्जियम और श्रीलंका ने, अपनी पावर्स को शेयर कैसे किया, किस बेस पे उनकी टेंशन्स को हैंडल किया और कंट्री को यूनाइट किया। तो फर्स्ट हम बात करेंगे श्रीलंका की, मेजॉरिटिज़म इन श्रीलंका, कि श्रीलंका में मेजॉरिटी कैसे आई, किसकी मेजॉरिटी थी, तो वो तो हमको पता ही है, सिनेला ग्रुप की ही मेजॉरिटी थी। तो अब देखेंगे उन टेंशन्स को कैसे मर्ज किया, कैसे वो टेंशन्स बढ़ी वहाँ पे श्रीलंका में। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance of a government by virtue of their majority. कि श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था, लेकिन जो सिन्हला कम्युनिटी के जो लीडर्स जो थे वो हमेशा डोमिनेंस बनाना चाहते थे, डोमिनेट करना चाहते थे, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे और वो बाकी कम्युनिटीज़ को डोमिनेट करना चाहते थे। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. अब क्या हुआ, 1956 में जो है श्रीलंका के पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया जिसमें सिन्हला को ही सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया गया और उन्होंने तमिल स्पीकर्स को जो है डिसरेगुलेट कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। और एक जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1956 में, जो एक्ट बनाया गया था, चेंज किया गया था, उसमें सिर्फ ये लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ बुद्धिज़्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं और उसी के बुद्धिज़्म को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसी को ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। अब क्या, जो जैसे गवर्नमेंट आगे चलती गई तो वो एक के बाद जो है नया नया कानून बनाते गए, जिसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स के बीच में उनके खिलाफ बगावत की फीलिंग्स आने लग पड़ी। और उसकी वजह से ही टाइम धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स इमर्ज होने स्टार्ट हो गई। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इक्वालिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो जो श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने पार्टीज बनाना स्टार्ट कर दी, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि वो तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे देखना चाहते थे, ताकि उनको भी एक इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिल जाए इक्वल होने की, और उनको भी अच्छी एजुकेशन मिल जाए और जॉब्स भी मिल जाएं। बाई 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil elam या स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। और 1980s के बीच में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई और जिनकी क्या डिमांड थी कि एक न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए उनको, तमिल इलम इंडिपेंडेंट न्यू स्टेट चाहिए। कहाँ पे? नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट के श्रीलंका में। द डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार। और जैसे जैसे ये टेंशन इमर्ज होती गई, बढ़ती गई, और वो उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया जिसको सिविल वार बोला गया था। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। और उसका कारण क्या बना कि बहुत से लोगों के, जब वहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, बहुत से लोग मारे गए थे, हज़ारों के हिसाब से लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड। बहुत से लोगों को वहाँ कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा, एज ए रिफ्यूजीज मुहाजिर बन के जाना पड़ा दूसरी कंट्रीज़ में, शरणार्थी बन के, और बहुत से लोगों के घर बार तोड़े गए। श्रीलंका's excellent record of economic development, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. श्रीलंका का जो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया सिविल वार के चलते। सब कुछ जो जितना उन्होंने कमाया था सब कुछ दोबारा से वो वापस पिछड़ेपन पे चले गए। और जो सिविल वार जो थी वो 2009 में ख़त्म हुई थी। अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम में जो टेंशन इमर्ज हुई थी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल्स में, तो उसको उन्होंने कैसे अकोमोडेट किया, कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को। बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज बिटवीन 1970 एंड 1993। दे अमेंडेड दियर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement
दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। तो बेल्जियम में जब टेंशन इमर्ज हो रही थी उस टाइम पे क्या हो गया, उन रीजनल कल्चर डाइवर्सिटीज को ख़त्म करने के लिए 1970 से 93 तक 23 ईयर्स में जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स जो अमेंड किया, 4 टाइम्स चेंज लाई उसमें, ताकि जो है हर एक कम्युनिटी अच्छे से रह सके, मिलजुल के रह सके। एक ही कंट्री में हर एक कम्युनिटी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। तो बेल्जियम में क्या किया गया, अपनी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी को दोनों को कंबाइन करने के लिए, इकट्ठे रहने के लिए एक उन्होंने मॉडल बनाया जिसको बेल्जियन मॉडल का नाम दिया गया। तो वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बता दिया गया कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी है और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, इन दोनों को इक्वली मिनिस्टर्स दिए जाएं। यानी कि अगर 100 मिनिस्टर्स हों पार्लियामेंट में तो 50 डच स्पीकिंग के और 50 फ्रेंच स्पीकिंग के। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ द 2 ऑफ द रीजन्स ऑफ द कंट्री। और बहुत सी पावर्स जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट्स गवर्नमेंट को भी दे दी, डिफरेंट रीजन में, दोनों रीजन में दे दी स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि वो अपने स्टेट्स को अपने हिसाब से हैंडल करें। ब्रुसेल्स हैज सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रुसेल्स थी जहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स रहते थे, वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट दे दी। और वहाँ पे क्या किया, सेपरेट गवर्नमेंट देने के बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन, अगर वहाँ पे 20 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 20 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 10 डच स्पीकिंग के होंगे, 10 फ्रेंच स्पीकिंग के होंगे, ताकि जो है दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वली शेयर मिले, पूरी कंट्री में भी और कैपिटल सिटी में भी। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। अब क्या हो गया कि 2 गवर्नमेंट उन्होंने बना ली, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी और एक उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट बना दी थी। ब्रसेल्स में अलग गवर्नमेंट दे दी। इनके अलावा भी उन्होंने क्या किया, एक और गवर्नमेंट बना दी जिसको नाम दे दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी उस लैंग्वेज कम्युनिटी से, चाहे वो डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है, चाहे जर्मन स्पीकिंग है, किसी भी कम्युनिटी से मेंबर्स को इलेक्ट करके वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई जाती थी। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इसको किसके रिलेटेड ज़्यादा पावर दी गई थी कि उनको देखना था किसी की बेस पे भी कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, चाहे कल्चरल बेस पे है, एजुकेशन बेस पे, चाहे लैंग्वेज बेस पे, कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। वो किसका काम था रोकने का, कम्युनिटी गवर्नमेंट का था। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। बेल्जियम में जो लीडर्स जो थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि अगर हमको कंट्री को यूनाइट करना है तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम सबकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, सबकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें और जिसके जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो जो चाहता है उनको अगर हम वैसा ही देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम्युनिटीज़ कंबाइन होकर रहेंगी, यूनाइट होकर रहेंगी। जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग जो कैपिटल सिटी में ब्रसेल्स में थे, तो उन्होंने क्या किया, डच स्पीकिंग को वहाँ पे लाने के लिए तो 50% रिप्रेजेंटेशन दे दी कि हाँ भाई आप दोनों जो इक्वल शेयर रहेगा आपका। और बाकी कंट्री में जहाँ पे डच स्पीकिंग ज़्यादा थे, फ्रेंच स्पीकिंग कम थे, तो वहाँ पे भी इक्वल शेयर दे दिया दोनों को, ताकि जो है दोनों कम्युनिटीज़ डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो है यूनाइट होकर रहें। और तीसरी जो बच गई थी जर्मन स्पीकिंग, जो 1% था, उसको भी कम्युनिटी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करवा के उनको भी जो है इक्वल राइट दे दिया वहाँ पे। लेकिन ऐसा श्रीलंका में नहीं हुआ था। श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. कि श्रीलंका की जो एग्जाम्पल जो हमको मिली वो थोड़ी कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल है, थोड़ी मतभेदों वाली एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर अपनी पावर को शेयर करना ना चाहे और जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है उसको रिफ्यूज़, उसके जो भी उसकी डिमांड्स हो उनको रिफ्यूज़ करता जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कंट्री की जो यूनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब आ रहा है टॉपिक व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। तो 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। 2 रीज़न है पावर शेयरिंग के फेवर में। पहला है प्रूडेंशियल रीज़न। और प्रूडेंशियल रीज़न का क्या मतलब है, प्रूडेंशियल रीजंस आर based on careful calculations of gains or losses. It helps to reduces the possibility of conflict between social groups.
कि प्रूडेंशियल रीज़न क्या है, एक केयरफुली कैलकुलेशन हम करते हैं कि हमको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, और जब हम ये चीज़ देख के चलते हैं कि हमको किस चीज़ का नुकसान होना है, किस चीज़ का फ़ायदा होना है, तो हम तभी ही जो है कन्फ्लिक्ट्स, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट्स होने हैं, उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। जैसे बेल्जियम में किया उन्होंने कि उनको पता था कि अगर हम डच स्पीकिंग को मेजॉरिटी में लेके चलें या फ्रेंच स्पीकिंग अगर कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में चलेगी तो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कंट्री में। उन्होंने दोनों को यूनाइट करने के लिए क्या कर दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो उससे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली उन्होंने गेन और लॉस का देखा, तो ऑटोमेटिकली उनको सिर्फ गेन हुआ, फिर लॉस नहीं हुआ। पहले लॉस के बारे में सोचा, फिर बाद में उनको गेन हुआ। क्यों? क्योंकि वो सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गई और किसी ने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। अब सेकंड है मॉरल रीजन। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद दिस इट्स इफेक्ट्स। कि डेमोक्रेटिक रूल, जो मॉरल रीजन है वो क्या बताता है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। और क्या है कि डेमोक्रेटिक रूल क्या कहते हैं, शेयरिंग पावर बताता है, लेकिन किसके साथ, उन लोगों के साथ जिसको जो कोई अफेक्ट हो रहे हैं। अगर कोई कानून पास होता है, जो कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है उसके साथ पावर को शेयर करना है, और उनके साथ पावर शेयर करनी है जो उस इफेक्ट के साथ रह रहे हैं। अब लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, कि कैसे हम पावर को शेयर कर सकते हैं एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि हम क्या करेंगे, पावर को शेयर करेंगे गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? इन डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि डिफरेंट ऑर्गन्स में हम पावर को शेयर करेंगे। कौन कौन से ऑर्गन्स है वो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जैसे एमएलएज, एमपीज हो गए, ठीक है, जो कि कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे पुलिस वाले आ गए, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो गया जो उस कानून का पालन करना सिखाते हैं। और तीसरे वो हो गए जुडिशरी वाले, अगर कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसको जजमेंट देना, उसको पनिशमेंट करना या रिवार्ड देना, तो इसमें जजेस आते हैं। अंडर दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स नो वन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। जो ये आपका डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयर हो रही है, इस अरेंजमेंट में कोई भी जो है ऑर्गन जो है वो अपनी पावर का अनलिमिटेड यूज़ नहीं करता है। ईच ऑर्गन हैज़ इट्स ओन पावर, हर एक ऑर्गन की अपनी पावर होती है। जैसे मैंने बता दिया आपको, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसका पालन करवाना, जुडिशरी का काम है अगर कोई पालन नहीं करता है उसको पुनिश करना। एंड इट हैज़ आल्सो चेक द पावर ऑफ अदर्स, इसका काम है कि अपनी पावर को यूज़ करना, हर एक ऑर्गन के पास अपनी पावर है, और दूसरों की पावर को भी चेक करना, देखना। सो दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, और जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में बैलेंस बना रहता है पावर शेयरिंग को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, पॉइंट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, कि डिफरेंट गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल्स में पावर को कैसे शेयर करना पड़ता है। अंडर दिस पीपल चूज सेपरेट गवर्नमेंट एट सेपरेट लेवल, कि लोग क्या करते हैं, सेपरेट गवर्नमेंट को चूज करते हैं सेपरेट लेवल पे। कैसे? अ जनरल लेवल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, कि लोग क्या करते हैं एक इंटायर कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट चूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में इस वक्त एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, वो सिर्फ सेंट्रल के लिए, बाकी जिसकी मर्जी होती है स्टेट में उसके हिसाब से, अपनी स्टेट के हिसाब से देखते हो आप किस पार्टी को आपने वोटिंग करनी है। फिर उसके बाद देखते हो आपकी जैसे कि एक लोकल गवर्नमेंट आती है, आपकी पंचायत होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं। तो जो आपके वार्ड का मेंबर होगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट खड़ा है चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, जो आपका काम करेगा आप उसी को वोट दोगे, ठीक हो गए। डिफरेंट लेवल्स में पावर को शेयर करना। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जब डिवीजन हो जाती है पावर की, कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट आपकी, तो उसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा जो गवर्नमेंट्स होती हैं बनाई जाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर को शेयर करना। इन अ डेमोक्रेसी स्पेशली अ मल्टी एथनिक सोसाइटी पावर इज आल्सो शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मल्टी एथनिक सोसाइटी होती है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं, ठीक है। उनमें पावर को शेयर किया जाता है किस बेस पे, रिलीजियस और लैंग्विस्टिक बेस पे,
जैसे एग्जांपल दी गई है यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट की, जो कि बेल्जियम में थी। और लास्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, कि पावर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में कैसे शेयर किया जाता है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोस इन पावर, कि पावर को ऐसे इस टाइप से अरेंजमेंट किया जाए, शेयर किया जाए, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या प्रेशर ग्रुप्स आपके आगे, जैसे कि NGOs होते हैं, जैसे ABPP अखिल भारतीय विद्या परिषद है, ठीक है, ट्रेड यूनियंस हो गए, तो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कोई काम करने के लिए, और वो क्या करते हैं जो इंसान पावर में होता है उसको फोर्स करते हैं एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। सो स्टूडेंट, ये था आपका पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास का पावर शेयरिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स।